डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदि है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और अपने 2 दोस्तों के साथ एक छोटे से घर में रहता हूँ। धीरे धीरे हमारी सैलरी बढ़ती जा रही है और हमने सोचा है तब तक हम इकट्ठे रहेंगे जब तक अपना अपना घर नहीं ले लेते। उससे पहले शादी का भी हमारा कोई प्लान नहीं है। हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। हम तीनों को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे दोनों दोस्तों को मौज मस्ती करना, पार्टी करना सबसे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो ज़्यादातर गोवा में जाना पसंद करते हैं, जबकि मुझे प्राचीन पुरानी चीज़ें देखना पसंद है, इसलिए मैं जयपुर जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस बार हम तीनों यही डिसाइड कर रहे थे कि इस बार कहाँ जाना है। हम पिछली बार जयपुर जाकर आए थे और मैं दोबारा वहाँ जाना चाहता था। कुछ ही किले तो मैं देख पाया था, अच्छी तरह से घूम ही नहीं पाया था। मेरे दोस्त कहे जा रहे थे कि गोवा जाना है, वहां जाकर पार्टीज करनी है, क्लब में नाचेंगे, लेकिन मेरा पेंच फंसा हुआ था जयपुर में। मेरे दोस्त मान ही नहीं रहे थे और मैं गोवा जाकर बोर हो चुका था। मुझे पार्टीज पसंद ही नहीं है। पुरानी जगह देखना पसंद है तो ऐसी जगह मेरा मन नहीं लगता था। मेरे दोस्त वहां जाना चाहते थे और पहली बार मैंने उन्हें कह दिया था, तुम गोवा जाओ, मैं जयपुर में जाकर आता हूँ, वहाँ कुछ नया देख कर आता हूँ। वो इतने कमीने थे, हाँ कर दिया था उन्होंने। मुझे अकेले को जयपुर जाना पड़ा और वो गोवा पहुँच चुके थे। बिना अपने दोस्तों के पहली बार मैं घूमने के लिए ऐसी जगह पर आया हुआ था। वो किले जहाँ पर मैं पहले भी घूम चुका था, मुझे वो नहीं देखने थे। मुझे उससे पुरानी चीज़ें जो आम तौर पर लोग नहीं देखते, उन्हें देखने का शौक हो रहा था। कुछ खंडहर जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते, पुराने महल, पुराने घर, मैं ऐसी जगह देखना चाहता था। एंटीक पीस अगर मैं कोई खरीद सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऐसी जगह ढूंढता जा रहा था, लोगों से पूछता जा रहा था, और यहाँ बहुत सारे ऐसे किले हैं जिन पर लोगों का ध्यान तक नहीं जाता। छोटे मोटे घर हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। कई बार यहाँ पहाड़ियों के नीचे से घर निकल आते हैं। किसी ज़माने में यहाँ और भी कई घर थे जो मिट्टी के कारण ढक चुके हैं, पहाड़ियाँ बन चुकी हैं, इसीलिए यहाँ घरों के नीचे से कई बार लोगों को सोना तक मिल जाता है। उनके घर नीचे की तरफ ढह जाते हैं और नीचे उन्हें पता चलता है और घर भी किसी ज़माने के हैं, और वहाँ पर कई बार छोटा मोटा खजाना मिल ही जाता है। मैं ऐसी जगहों पर जाना ही पसंद करता हूँ। वहाँ इतिहास की गोद में खेलने का एक अलग ही मज़ा होता है। उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। 300-400 साल पुराने किलों को देखकर उसी समय में पहुँचने का एहसास सा हो जाता है, और वो एहसास पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कई लोगों को लड़कियों, नशे, शराब में मज़ा आता है, लेकिन उन्हें नहीं पता ऐसे पुराने ज़माने का नशा अलग ही होता है। उस पुराने ज़माने में खुद को खड़ा पाकर जो अलग मदहोशी का एहसास होता है, वो बयान नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों की आदत अलग होती है, शायद मैं उनसे अलग हूँ, इसीलिए यहाँ लोगों से पूछते पूछते पुराने गांव तक पहुँच जाता हूँ, पुरानी हवेलियों तक पहुँच जाता हूँ। और इस बार मुझे एक पुराना सा महल मिला था जिसकी कहानियाँ तो बहुत सुनाई जा रही थी, लेकिन वहाँ पर जाना कोई नहीं चाहता था। वहाँ पर बहुत सारा सामान अब भी उस महल के अंदर था। इसे एक टूटा फूटा घर सा कह सकते हैं। वहाँ दीवारें भी चरमरा चुकी थी, लेकिन फिर भी अंदर कमरे साफ दिखाई दे रहे थे। 4 दीवारी के बाहर बहुत ज़्यादा कंटीली तारें लगाई गई थी ताकि कोई भी वहाँ घुस ना पाए। आसपास के गांव के लोग वहां तक जाना भी अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनका कहना था वो एक भूतिया महल है।
ऐसा भूतिया महल जहां पर किसी ज़माने में राजाओं को भी कैद करके रखा जाता था। ये महल दुनिया का सबसे खतरनाक महल है, ये उन गांव वालों का कहना था। इसलिए उस महल के आसपास किसी और ने घर तक नहीं बनाया था। बीहड़ में बना हुआ वो महल पुरानी यादों को ताज़ा कर सकता था और ऐसी जगहों पर जाकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरी आंखें चमक गई थी उस महल को देखकर। भले ही वो टूटा फूटा था, भले ही चार दीवारी से उसे बंद किया गया था, लेकिन उस खंडहर में जाकर भी मुझे कुछ नया देखने को मिल ही जाएगा। उसे अब भी संजोकर रखा गया था, उसकी लिपाई पुताई करवाई गई थी। शायद सरकार ऐसी पुरानी जगहों को अब भी संभाल कर रखना चाहती है। भूतों के प्रेमी अब भी देश में घूमा करते हैं। ऐसी जगहों पर जाकर उन्हें अलग एहसास होता है। लेकिन मैं इन भूतों के पास नहीं आया था, मैं इस जगह के पास आया था और यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था। वहाँ शाम के 6 बजे मैं इंतज़ार कर रहा था, कोई तो यहाँ घूमने के लिए आएगा, टूरिस्ट तो यहाँ आते ही होंगे। लेकिन नहीं, उस बीहड़ में कोई नहीं था। यहाँ से चलकर भी 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, तब उस गांव तक पहुँच पाता जहाँ से बस मिलती दोबारा शहर में जाने के लिए। वहाँ पास में घूमता हुआ एक बूढ़ा मुझे दिख गया। मैं उस बूढ़े से इस महल की जानकारी पाना चाहता था, क्योंकि गांव वाले बहुत डरते डरते हुए बात कर रहे थे। मैं बूढ़े के पास गया, वो पास में बैठा पानी पी रहा था। तो पहले उसने पानी पिया और मैंने उससे सवाल करने शुरू कर दिए। मैंने कहा, इस महल के पास लोग घूमने क्यों नहीं आते? देखने में सुंदर लगता है और अंदर से पुरानी यादों को ताज़ा करता होगा। किसी ज़माने में ये महल किले की तरह होता होगा, आसपास इतनी खाली जगह ज़रूर है। तो वो बूढ़ा कहने लगा, इस महल के बारे में ज़्यादा पता मत करो, इसकी जानकारी पाना भी भयानक हो सकता है। उसके शब्द भारी थे, मैं समझ नहीं पा रहा था वो किसकी बात कर रहा है। तभी मैंने और सवाल किए, मुझे इसका इतिहास जानना है, मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए, क्या मैं इसके अंदर जाकर देख सकता हूँ? मैंने ये कहा था तो वो बूढ़ा शरीर जो कुछ समय पहले कांप रहा था बिल्कुल अकड़ सा गया। मेरे सामने घूरते हुए बोला, बेटे गलती मत करना, ऐसी गलती मत करना, ये भूतिया महल है, यहाँ पैर रखोगे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं हैरान सा होकर कहने लगा, क्या मतलब आपका जिंदगी बदल जाएगी, और इसे बंद क्यों किया गया है? पहले तो मुझे लगा शायद ये बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और अंदर कोई गया तो ये गिर सकता है, लेकिन अब करीब से देख रहा हूँ इतना ज़्यादा खराब भी नहीं है। अंदर से लिपाई पुताई का काम भी करवाया गया है, तो अंदर जाया तो जा सकता है, लेकिन बंद क्यों किया गया है? तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, बच्चे से दूर रह, इसकी जानकारी तुझे नहीं होनी चाहिए, इससे दूर हो जा। घूमने के लिए और जगह भी है, ये भूतिया महल है, इससे जितना दूर जा सकता है दूर चला जा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बात को गांठ बांध ले। ये कहते हुए वो बूढ़ा शरीर आगे की तरफ बढ़ गया था और मैं उससे कई और सवाल करना तो चाहता था, लेकिन वो हाथ हिलाकर कहे जा रहा था कि ना, वो अब जवाब नहीं देने वाला। चलता चलता वो काफ़ी दूर तक निकल गया और यहाँ अंधेरे का समय हो गया था। मैं यहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि रात के समय मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता था। चलते चलते मैं उस गांव तक गया और अंधेरा तो हो चुका था और मुझे यहाँ पता चला कि रात के समय बस नहीं चलती, कोई बस मुझे यहाँ से नहीं मिलेगी। मैं होटल तक नहीं जा सकता, तो मुझे उस गांव में ही रुकना पड़ा। वो गांव वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने रहने के लिए मुझे एक घर में कमरा दे दिया, मेरे रात के खाने का भी इंतज़ाम कर दिया और मुझसे पैसे तक नहीं लिए। वो लोग काफ़ी अच्छे थे। वहाँ पर कुछ लोग मुझसे बात भी करना चाहते थे, शहर की बातें वो सुनना चाहते थे, मैं क्या करता हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो मेरे बारे में जानना चाहते थे और मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैं बातें करता गया। रात के 10 बजे तक हम इसी तरह से बातें किए जा रहे थे। वहाँ पर जितने भी बच्चे जो पहले मुझसे काफ़ी अच्छी तरह से बात कर रहे थे वो यहाँ से जा चुके थे। अब कुछ बूढ़े लोग थे जो बातों बातों में मुझसे कहानियाँ सुनना चाहते थे। वो चाहते थे मैं अपनी ज़िंदगी की वो कहानियाँ सुनाऊं जो मेरे लिए सबसे अलग है। मैं उन्हें बताना शुरू हो गया कि मैं कहाँ कहाँ पर घूमा हूँ। मैं देश के हर हिस्से में घूमना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ घूमा हूँ वहाँ की कहानियाँ सुनाता गया।
कौन से किलों में गया हूँ, मैं कुलधारा में भी जा चुका हूँ। कई बार मैं ऐसी आत्माओं को भी देख चुका हूँ जिस पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया और मुझे भी लगता है शायद वो आंखों का भ्रम था। इसके बाद वो बूढ़े भी अपनी कहानियां सुनाने लगे। उन्होंने भूतों की कई कहानियां सुनाई और वो मुझे डराना चाहते थे। बार बार उनकी हंसी ये बयां कर रही थी कि वो बनावटी कहानियां सुना रहे हैं। बातों बातों में मैंने उस महल की बात भी शुरू कर दी। उस महल में गया था, क्या सच में वहां पर भूत प्रेत हैं? वो मुस्कुराते हुए चेहरे कुछ ही पलों में ठंडे से फिर गए थे। वो उड़े हुए चेहरे ये बता रहे थे, ये कुछ तो बात है जो कोई बताता नहीं। मैं उनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, फिर भी बार बार घुमाकर जब मैं उस महल पर बात ले जाता गया तो वो भी बताना शुरू हो गए। किसी जमाने में वो महल हुआ करता था। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें रखी जाती थी जो भूतियां थी। इस महल को तैयार ही इस तरह से करवाया गया था, लेकिन कहा जाता है कुछ ऐसा यहाँ पर रखा गया जिसने सब बर्बाद कर दिया। यहाँ आसपास रहने वाले जितने भी लोग थे वो मारे गए, घर भी तबाह हो गए। तब से इस महल के आसपास किसी ने घर नहीं बनाया। उस महल के अंदर अब भी वो चीज है जो सबको बर्बाद कर देती है। मैंने कहा, वो चीज? क्या चीज है वो? तो वो बूढ़े नाम नहीं लेना चाहते थे। वो चीज जो हमारे सबके घर में होती है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं। मैंने कहा, आईना? उन्होंने अचानक कहा, वो शब्द मत बोलना। उस महल के आसपास रहने वाले उस शब्द को बोलते तक नहीं, तुम भी वो शब्द मत बोलना। उसके बाद मैं कहने लगा था, मैं भूतों से नहीं डरता, मैं इन पर यकीन नहीं करता और मैं तो उस महल के अंदर जाना चाहता हूं। मुझे रोक रहे थे वो, मत जाना, उस महल के अंदर मत जाना, बर्बाद हो जाओगे। उस बूढ़े आदमी की तरह वो भी मुझे डराने पर लगे हुए थे, लेकिन मैंने कहा, जाना तो मैं चाहता हूं। मुझे ये बताइए, वो भयानक चीज क्या आईना है जो मुझे भी खत्म कर सकता है? उन्होंने कहा, नाम मत लेना, और अगर वहां जाना ही चाहते हो तो अपना चेहरा मत देखना। यहाँ कहानियां सुनाई जाती हैं, वहां आईने मिलेंगे तुम्हें ढके हुए, उन्हें ढके हुए ही रहने देना, बस जिंदा वापस आ जाओगे। किसी आईने से पर्दा हटा दिया तुमने और गलती से चेहरा देख लिया तुमने तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन आईनों में चेहरा मत देखना। मेरा भी सवाल था, आखिर क्या है उन आईनों में? क्या छिपा है जो मुझे बर्बाद कर देगा? लेकिन वो शब्द निकलते ही, नाम मत लेना। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बार बार उसका नाम नहीं लेने देते, मुझे वहां जाने से रोकते, मेरे मन में उत्सुकता बढ़ाते जा रहे थे। पहले तो मन कर रहा था, वहां जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, तो नहीं जाता ना, कहीं और चला जाता हूं। ये कहानियों ने मन में ऐसी उत्सुकता जगा दी थी कि अब तो जाना ही है, भले ही उन कंटीली तारों से बचकर निकलना पड़े, लेकिन अंदर जाकर कुछ तस्वीरें खींच कर लेकर जरूर आऊंगा। कुछ डर था मन में, उन आईनों से पर्दा नहीं हटाना है, लेकिन वो तो उस महल के अंदर जाकर ही पता चलेगा। मैंने मन बना लिया था और उस रात उस घर में मैं सो तो गया। अपना सामान लेकर मैं निकल पड़ा था। मैंने उनसे कहा था कि मैं शहर जा रहा हूं, लेकिन मैं तो उस महल के अंदर जाना चाहता था। लगभग दोपहर के 12 बजे मैं उस महल के बिल्कुल सामने था। कड़ी धूप में उन कटीली तारों को पार करते समय एक पल के लिए मुझे लग रहा था दूर से कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन वहां ऐसा सन्नाटा था जैसे पक्षी भी वहां पर आने से डरते हों। मैं उन कटीली तारों से आराम से निकल गया और अंदर जाते समय कुछ घबराहट जरूर हुई, लेकिन महल के अंदर पहुंचकर मन की सारी शंकाएं दूर हो गईं। अंदर से लिपाई पुताई का काम किया गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अभी यह महल गिर जाएगा, भले ही बाहर से उनकी ईंटें इस तरह से टूटी हुई थी कि वो गिरने वाला हो। अंदर से बिल्कुल ठीक था और कई जगह लोहे का इस्तेमाल किया गया था। शायद पुराने महल को संभाले रखने के लिए सरकार ने इस तरह से लोहे के छोटे छोटे सरिये उन दीवारों, उन छत के हिस्सों पर लगा दिए थे। अंदर पर्दे ही पर्दे, वो हर चीज पर पर्दे लगाए गए थे और मिट्टी उन पर्दों पर लगी हुई थी। मैं कुछ पल के लिए डर रहा था कहीं इनके पीछे आईने तो नहीं, लेकिन हर चीज के ऊपर पर्दे लगाए गए थे। वहां कुर्सियों पर पर्दे, टेबल पर पर्दे, वहां कई एंटीक सामान थे जिन पर पर्दे ही पर्दे थे। वो महल काफी बड़ा था और पीछे तक था।
मैं टॉर्च के सहारे देखे जा रहा था और रोशनदानों से आ रही रोशनी बार बार आंखों में पड़ती कुछ देखने नहीं देती। यहाँ रोशनदान से भले ही जितनी भी रोशनी आ रही हो, लेकिन कुछ कोने ऐसे थे जहाँ पर टॉर्च से ही रोशनी करनी पड़ रही थी। उस बड़े से महल को देखने में कोई खास मज़ा नहीं आ रहा था। भले ही दीवारों और छत पर नक्काशी की गई थी, लेकिन पर्दे ही पर्दे होने के कारण साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ एंटीक चीज़ों की भरमार थी, लेकिन पर्दों ने उन्हें छिपा रखा था। मेरे मन में वो डर था, पर्दा हटाऊंगा तो आईना सामने आ जाएगा। और उन गांव वालों ने रात को डरावनी कहानियों के साथ साथ इस आईने की बात इस तरह से बताई थी कि कुछ पल के लिए डर भी रहा था मैं, लेकिन बार बार थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। देख तो पाऊंगा नहीं, कोशिश तो करनी होगी। एक एक करके मैं पर्दा हटाने लगा था और मैं बड़ी चीज़ से पर्दा नहीं उठाना चाहता था, कहीं उनके नीचे से कोई आईना ना निकल आए। लेकिन धीरे धीरे उस कुर्सियों टेबल से पर्दा उठाते ही वो चमकती हुई कुर्सियाँ पुराने ज़माने की वो चीज़ों की याद दिला रही थी। वहाँ एंटीक पेंटिंग्स थी, एंटीक लैंप लगे हुए थे। छत से लटक रहा वो झूमर भी उस कपड़े से बांधा गया था, जिसे खोलकर मैंने देखा तो वो चमकता हुआ झूमर जैसे बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था। बंद पड़े महल में भी इस तरह महंगी महंगी चीज़ें रखी गई थी, वो भी बीहड़ में। फिर भी चोरी करने के लिए किसी की हिम्मत तक नहीं होती थी वहाँ पर। ये सोचते ही मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। एक एक करता हुआ मैं वो पर्दों को हटाता गया और डर कम होता गया। वहाँ चमकते हुए उस सामान से निकल रही रोशनी आंखों को चमकाए जा रही थी। मैं बार बार तस्वीरें खींचता और मन करता कुछ पर्दे और हटा लूं और अच्छी तस्वीरें आएंगी। मैंने अपनी तस्वीरें खींची थी, उस महल की तस्वीरें खींची थी और धीरे धीरे करते हुए मैंने लगभग सभी पर्दे उठा दिए थे और वहाँ अब उन आईनों पर ही पर्दे थे। उस महल में इतने ज़्यादा आईने थे कि हैरानी का सबब था। इतने आईनों पर पर्दे ही पर्दे टंगे हुए थे। बाथरूम में आईने, वहाँ कमरों में चारों तरफ आईने ही आईने, दीवारों पर टंगे हुए आईने। आखिर इसे इतने ज़्यादा आईनों के साथ क्यों बनाया गया और आईनों की बात सब क्यों करते हैं? शायद यहाँ कोई भूत प्रेत है ही नहीं। अगर इतने सारे आईने हों तो अपने प्रतिबिंब इतने ज़्यादा नज़र आते हैं, महसूस होता होगा कोई यहाँ पर है। इसे भूत समझकर सब डर कर भाग जाते होंगे। कुछ आईनों से पर्दे हटाकर देखता हूँ ना, मन में ये ख्याल आया था और सामने वो बड़े से आईने से मैंने पर्दा हटाया। लेकिन अचानक वो याद आ गई, चेहरा मत देखना, तो मैं एक तरफ हट गया। मैंने उस आईने से पर्दा हटा दिया था, उससे पीछे की वो दीवार साफ नजर आ रही थी। वो प्रतिबिंब था मेरे पीछे की दीवार का और वो साफ दिख रहा था। अब मेरे मन में थोड़ी सी शंका होने लगी थी। मैं सोचने लगा था इसमें चेहरा क्यों नहीं देखना और यहाँ कुछ और आईनों से पर्दा हटाता हूँ ना। धीरे धीरे कुछ और आईनों से पर्दा मैं हटाता गया, लेकिन खुद को सामने नहीं आने देता। धीरे धीरे वो डर भी खत्म होता गया और उन रोशनदानों से आती हुई रोशनी दिन के समय ऐसा एहसास दे रही थी जैसे डर कुछ होता ही नहीं, प्रेत तो होते ही नहीं। वो तो रात के समय हमारा डर होता है जो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है। यहाँ तो दिन की रोशनी है, क्या हो सकता है मेरे साथ? वो छोटे से आईने के सामने से पर्दा मैंने सामने खड़े होकर हटाया था। मैंने वो पर्दा हटाया, उसमें मेरा प्रतिबिंब नजर आया। मैं धीरे धीरे पीछे हटता गया, उस दीवार के पास चला गया और हैरान हो चुका था मैं। जब मैंने सामने से पर्दा हटाया था मेरा प्रतिबिंब नजर आया था, लेकिन पीछे दीवार के पास पहुंचते ही मैं उस आईने में नजर नहीं आ रहा था, गायब हो चुका था। चलता हुआ मैं दूसरे आईने के सामने गया, उसमें भी मैं दिखाई नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? आईनों में मैं दिखाई नहीं दे रहा, दीवार तो साफ दिख रही है। दीवार से एक चीज हटाई मैंने और वहां दिख रहा था उड़ती हुई चीज, जैसे किसी प्रेत ने उठा रखी हो। कुछ पल के लिए डर गया था और कदम बढ़ाकर जैसे ही मैं आईने के पास गया, प्रतिबिंब साफ दिखना शुरू हो गया। ये कैसे आईने हैं? ऐसा लगता है दूर जाने पर अपने प्रतिबिंब को फैला देते हैं और इंसान नजर नहीं आता। वाह, कमाल के आईने हैं, ये किसी को भी डरा सकते हैं। एक पल के लिए मैं डर गया था और अब अपने ही प्रतिबिंब को उस आईने में देख रहा था। मैं निहार रहा था खुद को, क्या इसमें भी कुछ अलग नजर आता है?
अलग नजर आया मुझे। मैं थोड़ा सा हैरान था। अपने चेहरे को उस आईने में देख रहा था। मैं अपनी पलकें झपका रहा था, लेकिन उस आईने में वो प्रतिबिंब वहीं पर टिका हुआ था। ऐसा लग रहा था वो कोई तस्वीर मेरे सामने हिल ना रही हो। बार बार मैं थोड़ा सा हिलकर देखने की कोशिश करता, क्या वो प्रतिबिंब ही है। वो प्रतिबिंब थोड़ा सा हिलता, लेकिन फिर भी महसूस हो रहा था जैसे वो कुछ और है, मैं कोई और हूं। मैं वहां खड़ा थोड़ा सा डरने लगा था और उस चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मैं बयान नहीं कर सकता, आपके पैर कांपने लगेंगे, आप अंदर तक डरना शुरू हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी जब आपका प्रतिबिंब हंसने लगे आप पर। मैं डर गया, मैं पीछे गिर पड़ा था और अचानक वो प्रतिबिंब गायब। मैं उस महल से भागता हुआ बाहर निकला था। मेरी आंखें बयां कर रही थी ये क्या हुआ है। दिमाग सोचने पर मजबूर हो गया था। शरीर मेरा जकड़न से जैसे ठहरने लगा था। उन कटीली तारों में मैंने कपड़े भी फंसा लिए और कुछ फट चुके थे। बड़ी मुश्किल से उस महल से दूर निकल पाया था। बहुत दूर निकलने के बाद मुझे हंसी की आवाजें सुनाई देती रहीं उस महल से। वो गूंजती हुई आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थी और मैं भागता हुआ महल से बहुत दूर उसी गांव तक पहुंच गया। वो गांव के लोग फटे हुए कपड़े देखकर मुझसे सवाल किए जा रहे थे और मैं डरा हुआ बता भी रहा था मेरे साथ क्या हुआ। मैंने गलती कर दी थी। उस आईने से वो पर्दा हटाया और मेरा प्रतिबिंब मुझ पर हंसा था। वो बुजुर्ग चुप हो गए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहले तो मैं आईने का नाम लेता तो वो चुप करवा देते, लेकिन अब मैं बार बार आईना आईना कहे जा रहा था, वो कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे मैंने ध्यान देना शुरू किया। वो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। वो इस तरह से डर कर मुझसे दूर हो रहे थे जैसे मुझसे बात करना ही ना चाहते हों। कई सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ये सवाल भी किया कि यहाँ बस कितने बजे आती है, कोई नहीं बोला। हर कोई भागकर अपने घर की तरफ चला गया। वो पूरा गांव बिल्कुल सन्नाटे से घिर चुका था और मैं चलता हुआ सड़क की तरफ निकल पड़ा था। आधा घंटा इंतजार करने के बाद मैंने वो बस पकड़ी और उसके बाद मैं जयपुर पहुंच गया। शाम का वक्त हो गया था और मेरी आंखों के सामने वो चेहरा घूमे जा रहा था। मेरी खुद की तस्वीर मुस्कुराती हुई। मैं इस तरह से कभी नहीं मुस्कुराता। वो चेहरा बहुत ज्यादा खिला हुआ था। वो दांत डरावने से हो गए थे। वो खुली हुई आंखें जैसे किसी और की थी। मेरे शरीर में जैसे कोई और ही था। उस होटल में बैठे हुए मैं बस सोचे जा रहा था और वक्त रात के 8 बजे का हो गया। मैं सोचने लगा अब नहा ही लेता हूँ और कल यहाँ से निकल ही जाऊँगा। यहाँ रहना नहीं चाहता। थोड़ा सा डर गया था मैं। जैसे ही नहाने के लिए मैं बाथरूम में गया, वो आईना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं बार बार उस आईने से डर रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। उस आईने से हंसने की आवाजें आने लगी थी। मैं उन आवाजों को पहचानता था। उस महल से आने वाली वो आवाजें भी ऐसी ही थीं। इस आईने से हंसी की आवाजें, वो इतनी मध्यम सी आवाजें थीं। एक पल के लिए लगा आईने के पीछे कोई और कमरा है, वहां से कोई हंस रहा होगा। वहम पालना अच्छा नहीं होता। उस आईने के सामने मैं खड़ा हो गया हिम्मत करके। मैं उस चेहरे को देख रहा था। क्या ये बदला हुआ चेहरा है? वो हंसी को पहचान रहा था। क्या मैं भी वैसे ही हंसता हूं? मैंने अपना चेहरा खिलाया। मैं वैसा ही हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने मुंह नीचे को किया, सामने आईने में प्रतिबिंब अब भी मुस्कुरा रहा था। ये क्या हो रहा है? आईने में वो प्रतिबिंब वैसा ही। मैं एकदम से डर गया। मैं चीख पड़ा था और बाथरूम से बाहर आ गया। मेरी कई चीखें निकली थी और उस होटल के कई लोग वहां पर आ चुके थे। वो मुझसे सवाल किए जा रहे थे, आखिर क्या हुआ? किसे बताता मैंने कहा वहां छिपकली थी। बाथरूम में एक छिपकली थी। मैं उससे डर गया। वो हंसते हंसते उस कमरे से बाहर गए थे, लेकिन डर तो किसी और चीज का था। और अब मैं क्या करूंगा? क्या मुझे हर आईने से बचना होगा? और क्या ये प्रेत अब भी मेरे साथ ही है? मैं बात करूं तो किससे करूं? मैंने अपने दोस्तों को कॉल लगाकर उनसे बात करनी चाहिए। मैंने मोबाइल जैसे ही अपने सामने किया, मैंने लॉक ओपन नहीं किया था। स्क्रीन अभी बंद थी। मेरा प्रतिबिंब मेरे मोबाइल में नजर आया।
वो मुस्कुराता हुआ चेहरा उसमें भी दिखा था मुझे, जिस कारण हाथ से वो फ़ोन फिसल गया। वो नीचे जा गिरा और उसके बाद मैं डरा हुआ अपने बेड पर लेटा हुआ था। जिस भी जगह से प्रतिबिंब दिखता वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे डराने लगता। मैं आसपास हर जगह जहां से भी प्रतिबिंब दिख रहा था उससे डरने लगा था। वो कांच की खिड़की का मैंने पर्दा लगा लिया था। वहां चमकने वाली हर चीज पर मैंने कपड़ा डाल दिया था। वो रात मेरी सबसे डरावनी रात थी। मैं सो ही नहीं पा रहा था। हर चीज से डरे जा रहा था, भले ही मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। अगली सुबह बाहर से आवाजें आने लगी। कुछ लोग जैसे चिल्ला रहे थे, कुछ बोल रहे थे। मैं हैरान आखिर क्या हुआ है, लेकिन मुझे ये कमरा छोड़ना था, यहाँ से दूर जाना था। मुझे वापस नोएडा ही जाना था। तो मैं उस कमरे से जैसे ही सामान लेकर बाहर निकला, बाहर तो भीड़ लगी हुई थी। मेरे साथ वाले कमरे में कुछ हुआ था। मैंने वहां पर जाकर देखा तो 2 लोग कांच में जैसे धंसे हुए थे। उन्होंने अपना सर बार बार कांच में मारा था और सर वहां पर फंसा हुआ था। वो चिल्ला रहे थे। 2 लोग मैं वहां देख रहा था, उनके सर से खून बहे जा रहा था। भीड़ ये जानना चाहती थी क्या हुआ। वो कह रहे थे कुछ हुआ है, किसी ने हमारा सर आईनों में मारा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं वहां रुकना नहीं चाहता था। मैंने वो बैग लिए, मैंने एक टैक्सी की। उसके बाद मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। उस टैक्सी में चमकने वाली हर चीज से मैं डर रहा था। बार बार मैं आंखें बंद किए जा रहा था। मैं कुछ भी बता नहीं सकता था। अचानक मेरी नज़र पड़ी सामने वाले उस कांच पर। वो ड्राइवर उस कांच से पीछे देख रहा था और उसकी नज़र मुझ पर थी। मैंने वो बदलती हुई आंखें देखी। उस कांच में मुझे मेरी आंखें दिखना शुरू हो गई थी। बार बार वो कांच हिलकर जैसे नीचे को होता। मुझे मेरी मुस्कान दिखती, जबकि मैं तो डरा सहमा सा था। वो शैतान मेरे साथ ही था। उसके बाद अचानक उस ड्राइवर को पता नहीं क्या हुआ, वो स्टीयरिंग व्हील को हिलाने लगा था बहुत तेजी से। हमारी यह टैक्सी हिलने लगी थी और वो कहे जा रहा था ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वहां मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उस डिवाइडर से कार टकरा गई थी। वहां स्पीड कम होने के कारण हम तो बच गए। गाड़ी को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वो ड्राइवर बार बार स्टीयरिंग को देखकर कहे जा रहा था हुआ क्या था, मेरी समझ में नहीं आया। यहां अपने आप गाड़ी डिवाइडर की तरफ चली गई। कुछ तो हुआ था, जैसे किसी ने मेरे हाथों को पकड़ लिया हो। उसकी बातें सुनकर मैं डरा हुआ था। मैंने एक और टैक्सी की और उसके बाद आंखें झुकाए रखी। एयरपोर्ट से नोएडा पहुंचते पहुंचते मेरी जान निकल चली थी। हर चमकने वाली चीज से मैं डरता। जब भी कोई बच्चा छोटे बुलबुले तक फुलाता, उससे भी मैं डरता। पानी से डरता। आंखें बंद करके पानी पी रहा था मैं। उसमें भी कभी कभी झलक दिखती मुझे अपनी मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्या होगा मेरे साथ? क्या मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? क्या ये प्रतिबिंब लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, या मैं ही गलती से इसे लोगों से जोड़ रहा हूं? सच्चाई तो पता करनी होगी मुझे। नोएडा के उस घर में पहुंचते ही मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे। वो पहले ही यहाँ वापस आ चुके थे और वहाँ पहुँचते ही मेरा डरा हुआ चेहरा देख वो मुझसे सवाल किए जा रहे थे। मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया मेरे साथ क्या हुआ। वो हंस रहे थे। तुम ही जाते हो ऐसे पुरानी जगहों पर भूती मिलने थे। वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जबकि मैं सच बता रहा था। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मेरा डर था उन्हें कुछ हो ना जाए। मैं जहाँ जाता हूँ वो प्रतिबिंब मेरे साथ होता है। उस होटल में साथ वाले कमरे में कुछ मेरे कारण हुआ, मुझे यकीन था। वो ड्राइवर अपनी गाड़ी सही से नहीं चला पाया, मेरा ही कसूर था। यहाँ भी मेरे कारण कुछ हो ना जाए। उस रात मैं अपने कमरे में था। मैं चारों तरफ चमकती हुई चीज़ों से बचे जा रहा था, लेकिन मुझे डर था क्या वो प्रतिबिंब बाहर आता है? क्या जो पहले हो चुका है वो सच था या बस एक भ्रम था? उस रात प्रतिबिंबों से बचते हुए मुझे नहाना था और मैं कब से नहाने से बचे जा रहा था। मैं बाथरूम में गया। मैं उस आईने से दूर ही था। मैंने शावर चला लिया ताकि वो बूंदें गिरती रहें और वो प्रतिबिंब बन ना पाए।
वहां मैं देखूंगा नहीं और आंखें बंद कर लूंगा। मेरा नहाना भी बड़ी मुश्किल से हुआ था, लेकिन बार बार जैसे वो हिलता हुआ प्रतिबिंब मेरे पैरों के नीचे पड़े हुए पानी में बन रहा था, जिससे मैं थोड़ा डर रहा था। वो बड़ी बड़ी आंखें जैसे जमीन से निकलकर बाहर आने को तैयार थीं। इसके बाद अचानक चिल्लाने की आवाज आना शुरू हो गई। ये मेरे दोस्त के चिल्लाने की आवाज थी। उसके बाद दूसरा दोस्त भी चिल्लाने लगा और मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गई है। मैं भागकर उनके कमरे में गया तो मेरा एक दोस्त आधा उस कांच के अंदर जा चुका था। दीवार जैसे फट चुकी हो और वो कांच उसके शरीर के अंदर भी था। मेरा दूसरा दोस्त उसको पकड़े हुए था, जैसे कांच से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। मुझे देखते ही वो मुझे आवाज लगाने लगा, निकाल इसे बाहर, इसे क्या हुआ है। वो बेहोश हो चुका था, शरीर में कांच था, उसके शरीर से खून बहे जा रहा था और कांच में मुझे एक चेहरा नजर आया, मेरा हंसता हुआ चेहरा। मैं अपने दोस्त को खींच रहा था। दीवार में छेद हो चुका था, जैसे कोई खींचता हुआ उसे दीवार के अंदर ले गया। उसके शरीर की बहुत सारी हड्डियां जैसे टूट चुकी थी, लेकिन अब भी मेरा दोस्त जिंदा था। उस कमरे में कई खिड़कियां थीं, जिससे मेरे प्रतिबिंब बाहर आने को हो चुके थे। मुझे हर जगह अपना चेहरा दिख रहा था और मेरे दूसरे दोस्त की नज़र जब उन खिड़कियों पर पड़ी, वो डर कर दीवार से लग गया था। उसे भयानक चेहरे नजर आ रहे थे और मेरा प्रतिबिंब धीरे धीरे कांच से बाहर आता हुआ दिखा मुझे। वो बाहर आकर मेरे उस दोस्त को पकड़ना चाहता था, लेकिन ये मेरी गलती थी। मैं उसके आगे हो गया। मैं उन शैतानों से जैसे लड़ना चाहता था, लेकिन वो शैतान मेरे दोस्त को मारने पर उतारू थे। मैंने उससे कहा, भाग, मुझसे दूर भाग, मुझसे जितना दूर जा सकता है उतना दूर चला जा। मेरा दोस्त उस कमरे से बाहर निकल गया था, लेकिन अब भी वो चीखे जा रहा था। वो शैतान उसका पीछा कर रहे थे। वो मुझसे बहुत दूर चला गया, घर से दूर भाग गया। उसके चीखने की आवाज़ें बंद हो गई थी। मुझे डर था वो जिंदा भी होगा या नहीं, क्या वो बच पाएगा या नहीं। बाहर तो अंधेरा होगा ना, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन वो प्रतिबिंब इस कमरे में मेरे उस अधमरे दोस्त को जैसे मारने को उतारू हो गए थे। उसे कैसे बचाता मैं, कहाँ लेकर जाता उसे। तो अब मैंने सोचा था कि मुझे ही घर से बाहर निकलना होगा। वो मुझसे दूर नहीं जा सकता, मुझे उससे दूर जाना होगा। वो अधमरा दोस्त अब भी जिंदा था, तो मैं उस घर से बाहर निकल आया। मैं खुद अंधेरे में पहुंच गया था, जहां मेरा कोई प्रतिबिंब ना बन रहा। बिल्कुल अंधेरे में मैंने वो रात निकाली थी और मेरा वो दोस्त उस दिन जिंदा नहीं बच पाया था। मेरा एक दोस्त वहां से भाग गया था, इसलिए वो तो जिंदा बच गया। अधमरा वो दोस्त जिंदा ना बच पाया। उसके शरीर से बहुत खून बह चुका था। मैं उसे देखने तक न जा सका। मेरा दूसरा दोस्त भी पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। हर किसी को वो कहता वहां शैतान आए थे। हर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे पागल खाने ले जाया जा चुका था। मैं बस ऐसी जगह पर रहता जहां प्रतिबिंब ना बने। 2 दिन तक उस घर में हर चमकने वाली चीज मैंने हटा दी थी। किसी को मैं अपने पास नहीं आने देना चाहता था। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया। मुझे अपना लैपटॉप तो खोलना ही था। उसकी स्क्रीन पर मेरा प्रतिबिंब बनता, तभी मैं वहां पर सर्च कर पाता। मुझे जानना था उस महल के उन आईनों का राज क्या है। मैं उस राज को जानकर ही इनसे छुटकारा पा सकता हूं। मैं तो ये तक नहीं जानता ये हैं क्या। बस ये जानता हूं ये प्रतिबिंब मेरे करीब आने वाले हर इंसान को मारने पर उतारू हो चुके हैं। लैपटॉप को खोलते ही वो मुस्कुराता हुआ चेहरा उस स्क्रीन में दिख रहा था मुझे, लेकिन मेरा ध्यान उन शब्दों पर था जो मैं सर्च किए जा रहा था। उस महल की जानकारी ढूंढना बहुत मुश्किल था। एक एक करके हर किले की जानकारी ढूंढता गया। अंत में मुझे एक आर्टिकल मिल गया उन आईनों का। इसे एक भूतिया कहानी कहा गया था, लेकिन वो पूरी तरह से मेल खाती थी मेरी इस सच्ची कहानी से। 300 साल पहले उस महल को बनाया गया था। वहां राजा छिपने के लिए आया करते। वहां पर ऐसे मंत्री आया करते जो सारी दुनिया से छिपना चाहते। वहां पर ऐसे आईनों को लगाया गया था जो दूसरी दुनिया के रास्ते थे।
वहां पर बनाए गए प्रतिबिंब से दूसरी दुनिया में छिपा जाता। वो दुनिया हमारी इस दुनिया जैसी ही है, बस प्रतिबिंब में छिपकर जैसे इंसानी शरीर गायब हो जाता। इसी दुनिया में रहते लेकिन गायब। फिर उसी महल के प्रतिबिंब से पार होकर दोबारा इस दुनिया में आया जाता, तब जाकर राहत मिलती। तो क्या उस प्रतिबिंब में जब मैंने अपना चेहरा देखा तो उस शैतान को पीछे लगा लिया? वो अब भी मेरे साथ ही है, वो यहीं है, बस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वो क्या है? क्या वो कोई इंसान है जो दूसरी दुनिया में जा चुका है और यहां भटक रहा है, या कोई शैतान है? मुझे इसका जवाब उस आईने में जाकर ही मिलने वाला था। उस आईने में जाकर मैं भी उस दुनिया में पहुंच जाऊंगा जहां पर वो मुझे दिखाई देगा। लेकिन क्या इससे मैं सफल हो पाऊंगा? इसके लिए मुझे दोबारा उस महल में जाना होगा और मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। उसी शाम की फ्लाइट से मैं वहां निकल पड़ा। उस महल तक पहुंचते पहुंचते मुझे सुबह के 12 बज गए थे और गांव वाले मुझे देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो फिर से मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन कोई दोबारा यहां पर आया था। कोई भी अगर उसमें प्रतिबिंब देख लेता तो वो बर्बाद हो जाता और उसकी हिम्मत ना होती वापस आने की। लेकिन मैं जानता था इससे बचने का रास्ता क्या है। वो इसी महल में है, उसी आईने के अंदर। इस कड़ी धूप में ही मैं उस महल के अंदर पहुंचना चाहता था। कंटीली तारों से फिर से बचता हुआ मैं उस महल के अंदर पहुंच गया। उन आईनों पर किसी ने दोबारा पर्दा नहीं चढ़ाया था। वैसा का वैसा ही था वो माहौल। मैं उस आईने के सामने खड़ा हो गया था और वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुस्कान धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी। भले ही वो चेहरा नहीं बदल रहा था, लेकिन वो मुस्कान देखने पर ही जैसे रूह कांप जाती हो, जैसे वो जानता हो मैं क्या कर रहा हूं। उस आईने में मुझे जाना होगा, उसके करीब, उस दुनिया में मुझे वो नजर आएगा। है क्या वो इंसान है, शैतान है, प्रेत है या कुछ और? मुझे ये जानना था, तभी निपटारा कर पाऊंगा। शक्ति इस आईने में नहीं है, शक्ति उसमें है जो नुकसान करती है। कौन है जो इस आईने में कैद हो चुका है? मुझे ये राज से पर्दा उठाना होगा, तभी मेरी जिंदगी सुधर पाएगी। मैंने कदम बढ़ाते हुए उस कांच के पास पैर किया। मेरा पैर उस कांच के पार चला गया, लेकिन मेरे पैर के अंदर से ही निकलता हुआ पैर जैसे किसी और का बाहर आ रहा था। मैं जितना उसके अंदर जाता उतना कोई बाहर आता। मुझे आधा पहुंचते ही डर लग रहा था कहीं मैं कैद ना हो जाऊं। लेकिन मैं जैसे ही उस कांच के अंदर गया, मेरा शरीर उस कांच से बाहर भी आ गया। जो आधा बाहर आ रहा था वो मैं ही था। जैसे ही मैं उस कांच से बाहर आया, ये दुनिया भी देखने में मेरी दुनिया की तरह ही लग रही थी। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी मुझे कोई और नजर नहीं आया। कहाँ है वो? क्या है वो? मुझे उसे जानना है, उसे रोकना है। वो क्या चाहता है, इसकी जानकारी चाहिए मुझे। इस महल में मैं इधर उधर भटक रहा था ये देखने के लिए कि कहाँ है वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। लेकिन उस कांच के सामने आते ही मुझे वो चेहरा नजर आया। उस कांच के पीछे कोई रबर का इंसान लग रहा था जिसका शरीर खिंच रहा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस सर का आकार और काले रंग का शरीर बिल्कुल रबर जैसा लंबा सा खींचे जा रहा था। उसने उस कांच को इतनी बार लपेटा कि पूरे कांच के टुकड़े को ही ढक लिया। वो ऐसा काला शरीर था जिसकी आंखें, मुंह, नाक, कोई अंग नहीं था, बस एक आकार सा था। उसकी हंसी निकल रही थी। ये क्या चीज है? ये कोई प्रेत है या क्या है? इससे कैसे छुटकारा पाऊंगा? मैंने वहां पड़ी हर चीज उस पर मारनी चाहिए। उसके शरीर को काटना चाहा, लेकिन वो तो एक रबर का आकार दोबारा जुड़ जाता। ना उसे मारा जा सकता था, ना काटा जा सकता था। वो सबका शिकार कर रहा था और मैं अब उसकी दुनिया में था। उसने उस आईने के टुकड़े को इस तरह से ढक रखा था जैसे वो मुझे बाहर जाने से रोक रहा हो। इस चीज ने मुझे और ज्यादा डरा दिया।
अगर वो इस आईने को इसी तरह से पकड़े रखेगा तो मैं उसमें जाऊंगा कैसे, बाहर कैसे निकल पाऊंगा। आसपास पड़े उन आईनों को देखने की कोशिश की, लेकिन उनका रंग पूरा काला था, जैसे उसमें कुछ दिखाई दे ही ना रहा हो, जैसे काले रंग का पेंट चढ़ गया था। शायद जिस आईने से मैं आया था उसी से वापस जा सकता था और कोई आईना मुझे वापस नहीं भेज सकता था। मैं अब इसकी दुनिया में था, वो आईने की दुनिया जिससे मुझे बाहर निकलना होगा, लेकिन इसका इलाज किए बिना मैं बाहर भी नहीं जा सकता। मैंने उस जीव को जलाने की कोशिश भी की, काटने की कोशिश भी की, मारने की कोशिश भी की, हर कोशिश नाकाम। वो बस उस आईने को थामे हुए था, मुझे मेरी दुनिया में वापस नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन अब मैं ये तो समझ गया था, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। शुरू से ही जो मेरे करीब था उसे नुकसान पहुंचाता, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बस मुस्कुराए जा रहा था। मैं उसके करीब गया। उसने उस आईने के टुकड़े को अपनी बाजुओं में थामा हुआ था। उसने इतनी बार अपनी बाजुओं से उस आईने के टुकड़े को लपेटा हुआ था कि मैं उसके पार नहीं जा सकता था, ना उसमें अपने चेहरे को देख सकता था। इसके बाद मैं उसके चेहरे की तरफ घूरने लगा। मैं करीब से उसके उस चेहरे को देख रहा था। रबर की गेंद की तरह वो सर था जिस पर कोई अंग नहीं था। जैसे जैसे मैं घूरता गया उसका आकार छोटा हो रहा था। मैं मुस्कुराने लगा और उसका आकार बड़ी तेजी से छोटा होने लगा। उसकी बाजुएं छोटी हो रही थी, वो बहुत कमतर हो रही थी, वो कमज़ोर पड़ रहा था। मेरी मुस्कान उसे कमज़ोर कर रही थी और मेरा डर उसे मजबूत। जैसे ही मैं डरता उसका आकार बढ़ने लगता और जैसे ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आती वो कमज़ोर होने लगता। धीरे धीरे मेरे दिल का वो डर कम होने लगा था। मैं जान गया था इसे कमज़ोर कैसे करना है। ये डर का शिकार करता है, जितना हम डरते हैं ये मजबूत होता जाता है। इसी चीज़ ने तो डर बिल्कुल उड़ा दिया था और वो कमज़ोर सा। मैंने उसे अपने हाथ में जकड़ लिया था, एक गेंद के आकार का, लपेटते लपेटते छोटी गेंद बना दिया था। खुद को मैं उस आईने में देख पा रहा था। अपने साथ आईने के पार उस गेंद को ले आया था मैं, हाथ में थामे हुए। बिल्कुल डर नहीं था उसका। अब क्या करूं, कैसे मिटाऊं इसे? खत्म तो इसे करके रहूंगा मैं, मन में मैंने सोचा हुआ था। मैं उस महल से बाहर आ गया था उसी गेंद को लिए हुए। धूप में मैं उस गेंद को खत्म नहीं कर पाया, पत्थर से मैं उसे पिचका नहीं पाया, किसी आरी से मैं उसे काट नहीं पाया, उसे मैं तल नहीं पाया, उसे मैं फेंक नहीं पाया। मैं उसका कुछ नहीं कर सकता था। मैं उसे दूर फेंकता, वो धीरे धीरे घिसटता हुआ मेरे करीब आ जाता। यकीनन वो कांच की दुनिया में मेरे इसी तरह करीब रहता होगा। मैं अब थोड़ा सा डरा था। उस गेंद का आकार बढ़ने लगा था। मैं जानता था वो मरेगा नहीं और मैं इससे डरा तो वो आकार बड़ा करेगा, रहेगा मेरे करीब ही, लेकिन वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस चीज़ ने मेरे अंदर हिम्मत भर दी थी और वो छोटे आकार का, जिसे मैं एक छोटे से बैग में रखकर अपनी जेब में ही रखे हुए वापस आने लगा था। मैं नोएडा वापस आ गया। आज भी मैं ढूंढता हूँ वो है क्या चीज़ जो आकार लेती है। ना कोई चेहरा, ना कोई अंग, बस शरीर का एक हिस्सा काले रंग का मुझसे चिपका हुआ। वो मेरा डर है जो बढ़ेगा तो मेरे आसपास लोगों को नुकसान करेगा। लेकिन अभी तो वो छोटी सी गेंद जो कभी कभी बच्चों को प्यारी भी लगती, जब भी उसे जेब से निकालता बच्चे मांगते, वो काली चमकती हुई गेंद मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। मैं उसे किसी को दे नहीं सकता। मेरा छोटा सा डर किसी की मौत बन सकता है। आज भी मैं ढूंढता हूँ उस राज को, वो है क्या चीज़। उस आईने की दुनिया में किसे कैद किया गया था जिसकी जानकारी इंटरनेट में नहीं है, वो किसी किताब में नहीं पता होता। ऐसी चीज़ की जानकारी कहीं मौजूद है ही नहीं, वो मेरे साथ है। क्या वो दोबारा अपने आकार में आएगा? मैं नहीं जानता। मैं बस अपने डर को थामे हुए रहता हूँ। आज भी डरता हूँ उन दिनों को याद करते हुए। हर कोई पूछता है क्यों रहती है मेरे हाथ में यह गेंद,
जवाब मैं नहीं दे पाता।